सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। कोन्निचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। इस कोर्स में अब तक 5 पाठ पोस्ट किए गए हैं। हमने जापानी भाषा की भूमिका और इसके सामान्य परिचय से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद हिंदी में जापानी वर्णमाला के विभिन्न पहलुओं को समझा, हिंदी वर्णमाला से इसकी तुलना की। फिर जापानी भाषा की 3 लिपियों के उत्स और उद्भव के बारे में जाना, और फिर हम हिरागाना लिपि में जापानी वर्णमाला परिचय समझ रहे हैं। इसके तहत वर्णों और ध्वनियों का उच्चारण, लेखन विधि, लेखन अभ्यास और शब्दावली पर गौर कर रहे हैं। आज हम इसी वर्णमाला परिचय में आगे बढ़ते हुए संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 6, हिरागाना वर्णमाला 3, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। ये जापानी वर्णमाला है हिरागाना में। ये पिछले कई वीडियोस में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है ये जापानी मूल वर्णमाला है। आ ई उ ए ओ से लेकर वा ओ न तक, और इसे कहा जाता है गोजुओन। ये जो 46 ध्वनियां हैं इन्हें गोजुओन कहा जाता है, यानी कि जो प्राइमरी साउंड्स हैं जापानी भाषा के, वो ये हैं। उसके बाद ये जो 4 पंक्तियां हैं, गागी गुगे गो, जाजी जू जे सो, दाजी जू दे दो और बाबी बूबे बो, इन्हें अलग से रखा गया है और इन्हें कहा जाता है दाकुओन। और दाकुओन का अर्थ है कि जो थोड़ा सा अंग्रेजी में जिसे मर्की कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा भद्दा, थोड़ा सा जो डल साउंड्स होते हैं, वो दाकुओन कहा जाता है। यानी कि जो गोजुओन है, जो प्राइमरी साउंड्स है, वो बिल्कुल शार्प वाले साउंड्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जबकि दाकुओन जो है वो थोड़ा सा डल है। और उसके बाद पा पी पू पे पो, जिसे कहा जाता है हानदाकुओन। और ये हानदाकुओन जो है ये गोजुओन और दाकुओन के बीच है। इनका स्तर जो मर्कीनेस है वो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ तक हमने पिछले पाठ तक चर्चा की है। इनकी लिखने की विधि, इनका परिचय और इनसे बनने वाले शब्द, इनका उच्चारण और जो इनके जो स्ट्रोक्स ऑर्डर हैं उनके बारे में हमने विस्तार से बातें की हैं, और आपने इनका अभ्यास भी किया होगा। तो अब आगे हम जो चर्चा करेंगे आज के इस पाठ में वो है यूओन, यानी कि ये जो बचे हुए जो ध्वनियां हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्यों क्यों इस तरह से जो बने हैं, तो ये संयुक्ताक्षर हैं। तो इनके बारे में आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्ताक्षर से पहले संयुक्त व्यंजन से हम शुरू करना चाहेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये हैं क्ष, जो क और षटकोण वाले श के मेल से बनता है, जैसे कि अक्षर, पक्षी, क्षितिज, रक्षा और कक्षा जैसे शब्दों में क्ष। इसी तरह से त्र, त्रिकोण, त्रिशूल, पत्र, मित्र, जो त और र के योग से बनता है, यानी आधा त, र और उसके साथ अ का स्वर। तीसरा संयुक्त व्यंजन हिंदी का है ज्ञ, जैसे ज्ञानी, विज्ञान, संज्ञा, प्रज्ञा। और चौथा है श्र, जो तालिवश और र के मेल से बनता है, जैसे कि श्रम, परिश्रम, श्रुतलेख, आश्रम, विश्राम। तो ये संयुक्त व्यंजन है, और आप इन सब में देख रहे हैं कि यहाँ जुड़ने वाले जो व्यंजन हैं वो अपने मूल रूप में नहीं रह रहे हैं। एक नया ही अक्षर बन रहा है, एक नया ही चिन्ह बन रहा है। यानी कि क्ष जो चिन्ह है वो क और श से बिल्कुल अलग है। तो जुड़ने के बाद उनका रूप बदल रहा है। अब हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की। संयुक्त व्यंजनों की तरह ही संयुक्ताक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं।
लेकिन यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे कि च और छ के योग से बन रहा है, आधा च और छ के योग से मच्छर अच्छा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई नया अक्षर नहीं बन रहा, बल्कि जो मूल अक्षर हैं ये वही रह रहे हैं। च से आधा अक्षर लिया गया है और छ पूरा अक्षर है। इसी तरह से प्यार, प्याज, स्वर्ग, स्वर, मक्खन, मक्खी, इस तरह से जो बन रहे हैं ये संयुक्ताक्षर हैं। दो अक्षरों के मेल से ये बन रहे हैं। और संयुक्ताक्षरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो अक्षरों को मिलाकर संयुक्ताक्षर बनाए जा सकते हैं। पर संयुक्त व्यंजन में हमने देखा कि केवल 4 हैं संयुक्त व्यंजन जो फिक्स्ड हैं। तो ये फर्क है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में। और इसी तरह से एक है द्वित्व व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये द्वित्व व्यंजन संयुक्ताक्षर जैसा ही है, बस फर्क इसमें इतना ये है कि इसमें दोनों वर्ण एक ही हैं। जैसे आधा च और पूरा च मिलाकर जैसे बच्चा, कच्चा जैसे शब्द बनते हैं, उसी तरह से चप्पल, रस्सी, चक्की, इसमें एक ही व्यंजन के 2 बार प्रयोग होने पर द्वित्व व्यंजन बनता है, जिसे अंग्रेजी में डबल कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ भी इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है। तो हिंदी में ये 3 संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो अब जापानी में हम आते हैं कि जापानी भाषा में क्या है। जापानी भाषा में संयुक्त व्यंजन नहीं है। जापानी भाषा में जो है वो है संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर कैसे बनेंगे? हिंदी में तो हमने देखा कि अनगिनत संयुक्ताक्षर बन सकते हैं। किसी भी दो वर्णों, दो व्यंजनों के मेल से हम संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। लेकिन जापानी में ये फिक्स्ड है, इनकी जो संख्या है ये निर्धारित है। और ये हैं जापानी संयुक्ताक्षर, जिसकी चर्चा हमने एक पिछले वीडियो में भी की है। जैसे कि क्या, क्यों, क्यों, शा, शू, शो, चा, चू, चो, न्या, न्यू, न्यो, ह्या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो, रिया, रियू, रियो, ग्या, ग्यू, ग्यो, जा, जू, जो, ब्या, ब्यू, ब्यो और प्या, प्यू, प्यो। तो आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त अक्षर जो बने हैं वो कैसे बने हैं। ये हैं जो ई की मात्रा वाले जो प्राइमरी कॉन्सोनेंट्स थे, जो जिन्हें हमने गोजुओन नाम दिया था। तो गोजुओन, ई की मात्रा वाले गोजुओन ध्वनियों के साथ या, यू और यो के मेल से ये संयुक्ताक्षर बन रहे हैं। तो 3 या, यू, यो और 11 की से लेकर पी तक 11 गोजुओन की ध्वनियां। तो इस तरह से 11 मल्टीप्लाइड बाई 3, 33 संयुक्ताक्षर जापानी में है। तो इसकी संख्या फिक्स्ड है, केवल 33, जबकि हिंदी में ये असंख्य हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस या क्या, की प्लस यू क्यू, की प्लस यो क्यो। और जो व्यतिक्रम, जो एक्सेप्शंस हैं, वो शी, ची और जी के लिए है। शी और या मिलकर श्या नहीं शा बनता है, शु, और इसी तरह से शो, ना कि श्यो। इसी तरह से च्या, चिव, च्यो के बदले चा, चू, चो और ज्या, जीव, ज्यो के बदले जा, जू, जो। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से या, यू और यो के साथ मिलकर बनना चाहिए। तो इस तालिका की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखें। दूसरे लेसन में और तीसरे लेसन में इन्हें समझाया गया है। तो अब हम हिरागाना लिपि में देखेंगे कि ये संयुक्ताक्षर कैसे लिखे जाएंगे। ये देखिए, इसमें यहाँ पे या, यू और यो हमने लिखा है और यहाँ पे की लिखा है। तो सबसे पहले क्या, क्यों, क्यों आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्या था कि जो पहला व्यंजन था उसे हमने आधा लिखा था और दूसरे व्यंजन को पूरा लिखा था। तो हिंदी में ये संभव है
क्योंकि हिंदी में बदलते मात्रा के साथ व्यंजन का स्वरूप, अक्षर का स्वरूप या आकार नहीं बदलता। कहने का अर्थ यह है कि अगर क अक्षर है तो चाहे हम कोई भी मात्रा लगा दें, क तो क ही रहेगा, उसके साथ भले ही हम आका डंडा लगा दें या एक ही मात्रा लगा दें, कुछ भी लगा दें, क क ही रहेगा। लेकिन जापानी में ऐसा नहीं है। जापानी में बदलते मात्रा के साथ पूरा का पूरा सिंबल ही बदल जाता है, यानी कि आ और ई में कोई समानता नहीं है। इस वजह से जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं जापानी में, तो हम किसी भी चिन्ह को आधा नहीं काट सकते। तो अगर हम हिंदी में अगर हमें क्या लिखना होता तो हम आधा क और या लिखते, लेकिन जापानी में हम इसकी का आधा नहीं काट सकते, वरना उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जापानी में संयुक्त अक्षर बनाने के लिए जो नियम है वो ये है कि जो पहला अक्षर है वो एज इट इज रहेगा और पूरे आकार में ये की है, और उसके बाद जो या है इसे हम छोटा लिखेंगे, की के बगल में उसे आधे आकार में लिखेंगे, यानी कि की का जो साइज होगा उससे हाफ हम या लिखेंगे। इसी तरह से क्यू में देखिए, ये की है पूरा साइज, फुल साइज, और उसके बाद जो यू है उसे हमने आधा साइज लिखा है। इसी तरह से क्यो में यो जो है वो आधा। तो ये जापानी भाषा में संयुक्ताक्षर लिखने के नियम है। इसी तरह से अब हम दूसरी पंक्ति पे आते हैं। ये है शा, शु, शो, जो शी और या, यू, यो के योग से बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी सबसे पहले हमने लिखा है, और उसके बाद या, यू और यो को हमने आधा आधा लिखा है। आधा आकार, आधे आकार में हमने लिखा है। जो साइज है वो आधा है। शी के मुकाबले इसका साइज आधा है। और इस बात का ध्यान दें कि दोनों का जो नीचे का जो लेयर है, जो लेवल है, वो बिल्कुल एक ही है। आपको बस नीचे से शुरू करके आधे आकार में, आधी जगह में आपको ये या, यू, यो को लिखना है। इसी तरह से ये है चा, चू, चो, जो ची के साथ या, यू, यो के योग से बन रहा है। न्या, न्यू, न्यो, ह्या, ह्यू, ह्यो, म्या, म्यू, म्यो, रिया, रियू, रियो, ग्या, ग्यू, ग्यो। यहाँ पे आप देखिए कि ये की के साथ इन दो छोटे छोटे जो टिक मार्क्स हैं, इनसे गी बन रहा है, और गी के साथ या के योग से ये ग्या बन रहा है। जा, जू, जो, प्या, ब्यू, ब्यो, और प्या, प्यू, प्यो। तो इन सब की लिखने की जो विधि है, जो स्ट्रोक्स ऑर्डर हैं और कैसे ये लिखे जाते हैं, ये हमने पिछले 2 वीडियोस में बहुत ही विस्तार से बताया है और खुद लिखकर भी समझाया है अभ्यास करने का तरीका। तो आपने अगर अभ्यास अभी तक नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, और उसके बाद इन संयुक्त अक्षरों को भी लिखने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो लिखने का स्टाइल है वो आप रप्त कर लें। और एक सुझाव ये भी है कि जापानी भाषा लिखने के लिए ग्राफ पेपर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शुरू शुरू में जो लेवल्स हैं अक्षरों के, वो सही रहेंगे कि कौन सा लाइन कहाँ शुरू होता है, कौन सा निशान कहाँ पे हो रहा है। तो ग्राफ पेपर में बहुत सुंदर तरीके से वो सीखा जा सकता है। उसके बाद जब आइडिया हो जाएगा तो फिर आप सफेद कागज पर भी लिख सकते हैं। तो गणित की जो कॉपी होती है या तो वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो ग्राफ पेपर वाली कॉपी होती है वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से हिरागाना लिपि या जो काताकाना लिपि है उन्हें सही तरीके से लिखना सीखने के लिए। अब हम संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर गौर करेंगे, यानी संयुक्ताक्षर शब्दावली। पहला शब्द है ब्योइन। ब्योइन, ये देखिए यहाँ पे ब्यो लिखा हुआ है, ये बी है, ये आधे आकार का यो है, तो ये हो गया ब्यो। और ब्यो के साथ एक ऊ का स्वर भी है, इसलिए ये ऊ है। और उसके बाद इन, ब्योइन। ब्योइन का अर्थ है अस्पताल। दूसरा संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है क्यूरी। क्यूरी, क्यू में देखिए संयुक्ताक्षर है, उसके बाद एक अतिरिक्त ऊ है, और फिर ये री है। क्यूरी यानी खीरा। डेनशा, ये शब्द बहुत ही प्रचलित है क्योंकि ये ट्रेन के लिए यूज किया जाता है। डेनशा, ये देन और ये शा, तो शा एक संयुक्ताक्षर है
जो इस तरह से लिखा गया है, देनशा। रेओरी, रेओरी, रेओ संयुक्ताक्षर उ री, रेओरी। इसमें ये जो उ है, इससे रेओ थोड़ा सा लंबा उच्चारित होता है, रेओरी। अगर ये उ नहीं होता तो रेओरी होता, रेओरी करके हम हल्के से बोलते हैं, लेकिन ये उ के होने की वजह से ये रेओरी। मतलब रेओरी का अर्थ है खाना पकाना। टोक्यो, टोक्यो यानी टोक्यो शहर, जापान की राजधानी टोक्यो। इसे जापानी में टोक्यो कहते हैं, टोक्यो। तो उ क्यो, और ये फिर से उ, टोक्यो। तो संयुक्त अक्षर जो है वो ये है, की और यो, टोक्यो। इसी तरह से एक और शहर है क्योटो, जो काफी प्रसिद्ध शहर है जापान का। क्योटो को भी जापानी में क्योतो कहेंगे, क्योतो, क्योतो। इसमें देखिए, इसमें जो अंतिम वाला तो है उसके बाद कोई उ नहीं है, तो पे ये समाप्त हो जाता है, क्योतो, क्योतो। जितेन शाह, जितेन शाह, यहाँ पे संयुक्त अक्षर है शा, और जितने भी संयुक्त अक्षर है उन्हें हमने लाल करके दिखाया हुआ है ताकि आपको साफ साफ दिख जाए कि संयुक्त अक्षर कहाँ पे प्रयोग हुआ है। जितेन शाह यानी बाइसाइकिल। उसके बाद क्यो, क्यो यानी कि आज, आज के लिए क्यो शब्द का प्रयोग होता है, इसमें की, यो और उ। ह्यक, 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 देखिए यहाँ पे ह्याकु लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो ह्यक है, ह्यक यानी कि 100, 100 संख्या के लिए ह्याकु का प्रयोग होता है, और यह है ही, या और कु, ह्यक। रियू, रियू यानी कि जो चाइनीज ड्रैगन है उसे हम रियू कहते हैं, री उ, तो ये संयुक्त अक्षर है रियू, और उसके बाद एक अतिरिक्त उ है, तो ये हो जाता है थोड़ा सा लंबा, रियू यानी ड्रैगन। और ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा है, रेओ शूशो, रेओ शूशो, रेओ शूशो यानी कि रसीद। ये देखिए, इसमें तीन तीन संयुक्त अक्षर है, इसलिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आवश्यक उदाहरण है संयुक्त अक्षर का। रेओ शूशो, ये रेओ है, उसके बाद उ, फिर है शु, उसके बाद फिर से उ, उसके बाद है शो, उसके बाद है फिर से उ। तो देखिए, इसमें 2 बार यो के साथ संयुक्त अक्षर बना हुआ है और एक बार यू के साथ संयुक्त अक्षर बना हुआ है, तो रियू शू शो, रियू शो शो, रेउ शू शो, यानी कि रसीद। जो कोई सामान खरीदने पर जो रिसिप्ट हमें मिलता है उसे वहां पे रेउ शू शो कहते हैं। तो ये थी संयुक्ताक्षर की जानकारी, शब्दावली और लिखने का तरीका। अब हम आगे बढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन पर। ये वही पुराना स्लाइड है जो हमने हिंदी के हिंदी में द्वितीय व्यंजन जो है जिसकी हमने चर्चा की थी हिंदी के संदर्भ में। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जापानी में द्वितीय व्यंजन कैसे होता है। जापानी में द्वितीय व्यंजन या डबल कॉन्सोनेंट जो है वो ध्वनि के लिए, द्वितीय व्यंजन की ध्वनि के लिए मूल ध्वनि से पहले एक छोटा सु लगाते हैं। आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा सु हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम द्वितीय व्यंजन को डिनोट करने के लिए लिखेंगे तो इसका साइज छोटा होगा, यानी इसे छोटा सु कहते हैं, और इसे जापानी में चिसाई त्सु भी कहते हैं, चिसाई त्सु। और द्वितीय व्यंजन जो है इसे हम सुकुओन कहते हैं। अभी तक हमने गोजुओन, दाइकोन, हांदाकोन और जो युओन के बारे में जाना था। गोजुओन, दाकुओन, हांदाकुओन और युओन के बारे में हमने जाना था। तो ये जो द्वितीय व्यंजन है ये एक ही है संख्या में, छोटा त्सु, और इसे हम कहते हैं सोकुओन। तो हिंदी में देखिए,
आधा प और पूरा प मिलाकर जो ये डबल कॉन्सोनेंट बनता है, ये है, जैसे कि जिसमें है पप्पा या पप्पी में जो बनता है। तो जापानी में अगर वैसा ही करना हुआ तो जापानी में तो अ स्वर नहीं है, आ, ई, उ, ए, ओ, इन पांचों में से कोई एक होगा। तो पहला मान लेते हैं कि पा ध्वनि के साथ बनाना है द्वित्व व्यंजन, तो उसके साथ एक सु को जोड़ना पड़ेगा, और सु और पा को जोड़कर हमें मिलेगा इस तरह से आधा प और पूरा पा की ध्वनि। इसी तरह से अगर हमें आधा प और पूरा पो इस तरह से द्वित्व व्यंजन चाहिए, तो हम सु के साथ पो को जोड़ेंगे। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से द्वित्व व्यंजन वाले शब्द जापानी में बनाए जाते हैं। द्वित्व व्यंजन शब्दावली देखिए, पहला शब्द है कित्ते। कित्ते कैसे हमने लिखा है, की, उसके बाद एक छोटा सु और उसके बाद ते। यानी कि अगर हमें त त की ध्वनि चाहिए, आधा त पूरा त की ध्वनि चाहिए, जैसे कि कित्ते में है, तो हमें ते से पहले एक छोटा सु लिखना होगा। तो ये बन जाएगा कित्ते। कित्ते यानी टिकट या स्टैंप। इसी तरह से हप्पा। हप्पा की ध्वनि कैसे मिलेगी, हा और उसके बाद इस पा से पहले एक छोटा सु, हप्पा यानी पत्ता। गाको। गाको यानी स्कूल, तो ये है गा, ये है को। तो को से पहले एक छोटा सु। आप साइज देख सकते हैं, ये छोटा है। अगर ये पूरा सु होता तो ये ऊपर से लिखा जाता है ऐसे। तो ये छोटा सु है, गाको, और एक अतिरिक्त ऊ है, गाको। गाको यानी स्कूल। साक्का। साक्का यानी लेखक या ऑथर। सा और ये है का, और का से पहले एक छोटा त्सु, जिससे आधा क और पूरा का की ध्वनि हमें मिलेगी, साक्का। केत्तो। केत्तो, के, त्सु, आधा त्सु। आधा त्सु कहना उचित नहीं होगा, छोटा त्सु कह सकते हैं। उसके बाद तो, और उसके बाद उ, केत्तो। केत्तो यानी कि वंशावली या वंशानुक्रम, जो हम बोलते हैं लिनिएज या पेडिग्री, जो हमारे फैमिली की होती है वंशावली, उसे केत्तो कहते हैं। और काक्को। काक्को, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ओ की ध्वनि अंत में आ रही है, लेकिन एक अतिरिक्त ऊ नहीं है इसमें, इसलिए ये सीधा सीधा काक्को है। काक्को। काक्को। काक्को यानी कोष्टक यानी पेरेंथेसिस, यानी कि ये जो ब्रैकेट का जो साइन है जिसे हम पेरेंथेसिस कहते हैं, इसे जापानी में काक्को कहते हैं। तो इस तरह से कित्ते, हप्पा, गाक्को, साक्का, केत्तो, काक्को, ये जो शब्द हैं ये सब आप देख सकते हैं कि ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। और छोटा त्सु के साथ मूल व्यंजन या ध्वनि को लिखकर ये ध्वनि हमें मिलती है। तो इस तरह से हिंदी और जापानी में जो संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन में का जो प्रयोग है, उसमें कितनी समानता है और कितना अंतर है, ये आज हमने जाना। और साथ ये भी जाना कि हिंदी में 4 अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन हैं जो जापानी में नहीं है। और एक और शब्द रह गया था, उत्ता। उत्ता यानी जो बिक गया है, यानी कि जो बिकने का जो भूतकाल है, यानी पास्ट टेंस, सोल्ड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसे जापानी में उत्ता कहते हैं। इसलिए ये उ और ये ता से पहले छोटा त्सु, उत्ता। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने संयुक्ताक्षर और संयुक्त संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन जो जापानी में है उसके बारे में, उनके बारे में जाना, उनके लिखने के तरीके के बारे में जाना, और शब्दों में किस तरह से इनका प्रयोग होता है, कुछ शब्दों के उदाहरण से हमने ये जाना। तो इस तरह से यहाँ पे आकर जो हिरागाना वर्णमाला है वो पूरी हो जाती है। जो हिरागाना वर्णमाला में जितने भी ध्वनियाँ, जितने भी अक्षर, वर्ण और जितने भी चीजें हैं, वो सब पूरी हो रही हैं। तो अगले पाठ में हम हिरागाना शब्दावली को और आगे बढ़ाएंगे, और जो स्वरोच्चारण है उस पे
उसकी बातें करेंगे। क्योंकि जो स्वरोच्चारण या जिसे इंटोनेशन कहते हैं, यानी कि स्वरों का जो उताव चढ़ाव है किसी शब्द को बोलने के लिए, तो वो बहुत आवश्यक है जापानी भाषा में। इस पर हम बात करेंगे और हिरागाना शब्दावली को और थोड़ा सा समृद्ध करेंगे। इससे पहले जो 5 पाठ हमने पढ़े हैं, उनमें हमने कई शब्दों को इंट्रोड्यूस किया है और हम कुछ अतिरिक्त शब्दों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो अगले पाठ में किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ पाठ 6 यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में यानी पाठ 7 में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सायोनारा।